ठीक है, तो देखो अध्याय 1 मात्रक और मापन। इसमें जो प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आते रहते हैं, उस पर अभी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले है सही विकल्प का चयन करिए और इसमें देखते जाओ। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, ये 4 ऑप्शन है, इसको याद करना पड़ेगा। 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, इस वीडियो का भी मैं डाल दूंगा ग्रुप में। इसके बाद देखो एक mu, ये सब याद करने वाली चीज़ है। एक AMU का मान होता है तो कितना होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ऑप्शन दिया रहेगा, ध्यान रखना, इसी में टिक कर देना है। इसके बाद देखो सही विमी रूप से सही संबंध है, तो ये वाला हम निकाले भी थे, पर यहाँ पर एक बार निकाल के आप देख भी सकते हो। k² समानुपाती mv², k² फिर समानुपाती m² v² और k mv²। कैसे चेक करना, एक को चेक करके बताता हूँ, जैसे मैं इसी को चेक करके बताता हूँ। k का मतलब ऊर्जा है, कार्य है, और कार्य का विमी सूत्र क्या होता है mL2 और T-2। ये किसका हो गया, k का। ठीक है, माने कार्य या गतिज ऊर्जा का सूत्र है। अब हमारे पास यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ m है और क्या है v²। तो इनका विमी सूत्र लिख के देखते हैं दूसरे पक्ष का। तो m के लिए क्या लिखेंगे m, और v² का क्या होता है, v का क्या होता है LT-1, वेग का क्या होता है LT-1। स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा L2 और T-2, दोनों में स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, मैं ये क्या बोला, उसका क्या बोला LT-1, और इसका v में स्क्वायर लगा है ना, तो इसमें स्क्वायर लगाओगे तो इसमें L में भी स्क्वायर होगा T में, तो ये दोनों बराबर आ गए, है ना। इसका मतलब ये विमी रूप से क्या है, सही है। बाकी सब का करोगे तो बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। लेकिन अक्सर क्या होता है, लड़के क्या समझते हैं कि यहाँ वर्ष लिखा है तो वर्ष का मतलब समय होता है, तो किसका मात्रक लिखाते हैं, समय का। लेकिन होता किसका है, ये दूरी का। परिभाषा ही है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ठीक, इस तरह से प्रकाश वर्ष हो गया। अब इसमें से निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है, तो हमको ये पता करना है कि इसमें SI मात्रक क्या है। तो किलोग्राम है, kg का मतलब किलोग्राम SI मात्रक होता है। मीटर भी SI मात्रक होता है, मतलब मूलभूत भाला जो 7 है। हाँ, सेकंड भी मूलभूत मात्रक है, लेकिन ये न्यूटन जो है मूलभूत मात्रक नहीं है। ये कौन सा मात्रक कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अगला देखो निम्न भौतिक राशियों के जोड़ों में से किसके विमी सूत्र समान नहीं है। तो जो आप टेबल लिखे होगे विमी सूत्र वाला, तो देखे होगे कार्य का विमी सूत्र और बल आघूर्ण का विमी सूत्र बराबर होता है, मिला लेना उसमें। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक का विमी सूत्र बराबर होता है। आवेग और रेखीय संवेग का भी क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन इनका तनाव और पृष्ठ तनाव का क्या होता है, अलग अलग। इसमें ये पूछा है कि किसका विमी सूत्र समान नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपको देखना है। ठीक है, अगला देखो इसमें सार्थक अंक बताना है कि इनमें से सार्थक अंक कितने हैं। इसमें कितने हैं, देखो बताओ, इसमें कितने हैं 2, इधर का शून्य नहीं गिनते। और इसमें कितने हैं 3, इधर का शून्य गिनते जाएंगे। और इसमें कितने हैं, इसमें भी कितने हैं 3, मतलब 2 3 3, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। यहाँ 8 नंबर में चलते हैं। यहाँ ये 1 अंगस्ट्राम है, ऊपर शून्य है। 1 अंगस्ट्राम का मान होता है, तो 1 अंगस्ट्राम का मान कितना होता है 10 अंगस्ट्राम। ठीक है, आप लिखे हो पहले चैप्टर में। 1 न्यूटन का मान डाइन में होगा, तो हम लोग निकाले थे 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। जब मैं बदलवाया था न्यूटन, 1 न्यूटन का मान डाइन में तो इतना था। और एक बार 1 जूल का मान भी बदलवाया था 7 अर्ग। 1 जूल बराबर कितना होता है 7 अर्ग। इसी तरह से 1 डाइन बराबर 10⁵5। ठीक है, अगला देखो इसमें 10वां नंबर में आ जाते हैं। समान विमाएँ हैं, तो इसमें दाब और प्रतिबल दोनों की विमाएँ क्या होती हैं, समान होती हैं। तो इसको जब विमा पढ़ोगे देखोगे तब समझ में आएगा। अगला बताओ, इसमें क्वेश्चन देखो, इसको निम्न में से किस संख्या में 4 सार्थक अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं 2, इसमें कितने अंक हैं
3, इसमें कितना है 1 और इसमें कितना है 4। एक घात को नहीं गिनते, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए 4। इसका कोटि मान बताना है 9.46 गुणे 10 की घात 15 का कोटि मान। तो कोटि मान का मतलब इसकी घात होती है। कोटि का मतलब क्या है घात। तो घात कितनी है 15, लेकिन आंसर कितना लिखा है 16। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या है, यदि संख्या 5 से अधिक है तब ये घात में 1 जोड़ देते हैं। ये 5 से अधिक है 9 की नहीं है, 1 अधिक 5 से अधिक है, तो ये जो घात होगी 15 उसमें 1 क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 16। मान लो यहीं ऐसे लिख देता कि 4.46 का कोटि मान बताओ, यहाँ 4 लिखा होता, तब सिर्फ क्या होता 15। 5 से कम है तो कुछ नहीं करना है, 5 से अधिक हो जाए तो 1 जोड़ देना है। संख्या भी देखना होता है। विषम वो तो अलग चीज़ है। विषम सम जो है हम राउंड ऑफ में देखते हैं, राउंड करते हैं। यहाँ पर हमको इसकी घात की बात करते हैं। सम विषम से मतलब नहीं, इसकी घात को कब बढ़ाना है और कब कुछ नहीं करना है। कुछ भी होगा उसमें, यदि यहाँ संख्या 5 से ज़्यादा तो 1 जोड़ देना, ठीक है। और घात को ही क्या कहा जाता है कोटि मान। क्लियर हो गया। अब ये हम रिक्त स्थानों में आते हैं। चलिए देखिए, ये सवाल करवाया था 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन खाली स्थान मीटर क्यूब होगा। तो वहाँ पर मैं निकलवाया था कितना 10 की घात -6। ये कैसे निकलवाया था कि 1 सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 होता है। और घन का आयतन माने भुजा का क्या होता है क्यूब, ये होता है। तो यदि इसको हल करेंगे तो 10 की घात -6। इस तरह से यहाँ पर क्या भरोगे 10 की घात -6, ठीक है। अगला देखो, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगी। ये बुक का ही NCERT बुक का सवाल है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 18 और गुणे में 60 कट बताया था कि किसका गुणा करना होता है 5/18। यदि आपको मीटर सेकंड में बदलना हो तो जो भी संख्या हो उसमें 5/18 का गुणा कर दो। यहाँ 18 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। दूसरा तरीका ये बताया था कि ये 18 है, किलोमीटर को 1000 में बदल दो मीटर में, तो एक गुणे क्या हो जाएगा 1000, माने ये हो जाएगा 18,000। 1000 का गुणा करो। और ये घंटे को किस में बदलोगे मिनट में, तो ये 60 मिनट। फिर मिनट को किस में बदलोगे सेकेंड में, 60 सेकेंड। फिर इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 5। उसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा, ठीक है। तो 5 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब ये 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर का ग्राम सेंटीमीटर इसमें मान रखना है। तो मैं बताया था किलोग्राम को क्या लिखते हैं यार 10 की घात 3। ग्राम में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 10 की घात 3। किलोग्राम को किस में बदलेंगे ग्राम में, तो उसको 10 की घात 3 माने 1000 ग्राम। 1000 लिखा है, 10 की घात 3 का मतलब क्या हो गया 1000। फिर देखते हैं ये मीटर है, मीटर को किस में बदलना है सेंटीमीटर में। तो जब 10 की घात 2 होता है और ये मीटर में स्क्वायर लगा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे स्क्वायर। और सेकेंड तो सेकेंड है, जैसे इसमें कुछ नहीं बदला तो इसको कुछ ना करेंगे। तो क्या हुआ ये 3 और ये 2 कितना हो गया 4, 2 दूनी 4। तो कुल मिला के घात कितनी हो गई 3 + 4 = 10 की घात 7, ठीक है। इसको और आगे कर दूँ, पता नहीं चल रहा क्या। ये 10 की घात कितनी हो गई 3 और गुणे 10 की घात ये क्या हो जाएगा 4। फिर 4 और 3 जोड़ोगे तो 10 की घात क्या हो जाएगा 7। इस तरह से करेंगे। अगला देखो 4 नंबर का देख लेते हैं। ग्रह, तारों आदि की दूरी खाली स्थान विधि द्वारा मापा जाता है। तो जो बड़े बड़े तारे ग्रह होते हैं उनकी दूरी किससे नापते हैं लंबन से। अभी बड़े सवाल आएंगे तो वहाँ बता देंगे लंबन क्या है। फिर वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है उसे क्या कहा जाता है पारसेक। ये कुछ याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखो बल का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है mLT-2। यहाँ पर ये भर देंगे। फिर यहाँ पर 1 nm का मतलब नैनोमीटर का मान कितना होता है, तो ये 10 की घात -9 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो कार्य का विमीय सूत्र ढूंढो। mL2T-2 होता है, देखो ढूंढो। ई नंबर में तो नहीं दिख रहा है यार, दिख रहा है ये mL2T-2। M1 भी लिख सकते हो, लिख के जैसा देगा वैसा कर लेना। हाँ नहीं भी लिख सकते हो।
पर यदि आपको जोड़ी में ऐसे दिया तो वैसे लिख दो, ना दिया रहेगा तो ना लिखना। ठीक है, अब यहाँ पर बल का बताओ, MLT -1 होता है, ढूंढो कहाँ MLT -1, ये बल का ये हो गया MLT -1, MLT -2, MLT माइनस क्या हो गया 2। फिर संवेग का देखो यार, संवेग का MLT -1 होता है, क्या होता है MLT -1, ये है MLT -1। तो M0 तो फिर 0 हो जाएगा ना, M तो है उसमें, MLT -1 बोल रहा हूँ, है ना, ऐसे। फिर यहाँ पर त्वरण का LT -2 होता है, तो इसमें 0 वाला चल जाएगा, ये LT -2 है, M को तो 0 मान है। ठीक है, फिर विस्थापन का सिर्फ L भर होता है, देखो ये L भर किस में है यार, ये है C नंबर में, यहाँ पर L भर है, बाकी तो सिर्फ 0 है। फिर वेग का होता है LT -1, ढूंढो LT -1, ये देख लो G नंबर में ये LT -1 है। और शक्ति का होता है M1L2T-3, ये किसका हो जाएगा शक्ति का। तो इस तरह से मिलाना है इनको। ठीक, आगे बढ़ जाऊं, अब एक वाक्य वाले प्रश्न देखता हूँ। इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताओ, कैसे 5 गिन लो, यहाँ तक गिनेंगे, अंतिम का शून्य नहीं गिनते हैं, यदि दशमलव लगा होगा तभी गिनते हैं। हाँ 12 मतलब 1202 है, 221 है, वहाँ पास अगर पॉइंट हाँ यहाँ होता नहीं, यदि ये पॉइंट यहाँ लगा होता, पॉइंट लगा होता तब इस 0 को क्या करते, गिन लेते, तब ये 6 हो जाता। पॉइंट नहीं लगा तो 0 को नहीं गिनेंगे। ठीक है, ऐसा। हाँ, यहाँ देखो बल का मूल मात्रक लिखिए, तो ये क्या होता है kg मीटर सेकेंड। ये कैसे आ गया, ये बीमित सूत्र से भी निकाल सकते हो। जो बल का बीमित सूत्र होता है वो क्या होता है MLT -2, इससे मात्रक बनाएंगे तो मूल मात्रक बनेगा। ये द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया किलोग्राम, लंबाई का मात्रक क्या हो गया मीटर, और समय के क्या हो गया सेकेंड, इसकी घात 2। तो इस तरह से इसका मात्रक बना देंगे। वैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन मूल मात्रक क्या होता है kg मीटर, माने जो SI मात्रक में लिखेंगे वो मूल मात्रक कहलाएंगे, मूलभूत भौतिक राशियों का जो मात्रक होता है। ठीक है, मूल मात्रक की जगह SI मात्रक भी लिख देते हैं। नहीं SI हाँ लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो परमाणु नाभिक का अमाप कोटि होता है, मतलब परमाणु नाभिक का आकार, जो परमाणु होता है उसके बीच में एक नाभिक होता है, उस नाभिक का माप कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसको याद करना पड़ेगा, इसका मान होता है नाभिक के आकार का माप। ठीक है, अब बोलता है एक पारसेक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं। तो ये जो मैं ऊपर लिखा हूँ ये खगोलीय मात्रक हो गया, ये पारसेक हो गया, और ये वाला किसका सूत्र है खगोलीय मात्रक का। दोनों का मान रख करके हल करेंगे, हल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद करने की ज़रूरत है 2.05 × 10⁵ अब बोलता है 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, कितने होते हैं 10⁻7 अर्घ। ठीक, हाँ देखिए तो प्रश्न क्या है, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। तो मूल मात्रक किसके मात्रक होते हैं, मूलभूत भौतिक राशि के, और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो किसके होते हैं, वो व्युत्पन्न भौतिक राशियों के होते हैं। मूल मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर करते हैं। वही मैं बताया था कि जैसे गणित में 0 से लेकर के 9 तक 10 संख्या होती है, ये मूल संख्या हो गई, ये किसी पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन मुझे 50 लिखना हो तो ये किस पर निर्भर करेगी, जो मूल संख्या है 1 और 5 और 0 पर। तो इसी तरह से जो मूल मात्रक होते हैं सिर्फ किस पर निर्भर करते हैं, मूल भौतिक राशि पर निर्भर करते हैं, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, और व्युत्पन्न वाले मूलभूत भौतिक राशियों पर निर्भर करते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन बैंक आते हैं जारी होते हैं भोपाल से, उनके क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये आपके NCERT का भी है। भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध, किसी कण के चल द्रव्यमान m है। चल द्रव्यमान का मतलब यदि कोई वस्तु गतिशील है उस समय उसका द्रव्यमान नापते हैं तो कितना है m है। विराम द्रव्यमान m0, जब वस्तु रुकी रहती है तो उसका द्रव्यमान कितना होता है m0।
इसकी चाल कितनी है, v है, प्रकाश की चाल c है। ये तो सब क्वेश्चन है, इसको याद कर लेता है, लेकिन ये सूत्र लिखता है। अब सूत्र में c को लगाना क्या हो जाता है, भूल जाता है। c वो कहाँ लगाए, क्वेश्चन ये। बाकी ऊपर का छोड़ दो, वो सूत्र लिखता है, उस सूत्र में c वो कहाँ लिखे उसके लिए। तो देखो अभी हम विमीय समघातता का सिद्धांत पढ़ चुके हैं कि किसी भी भौतिक राशि को तभी भी जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है जब उसकी विमाएँ क्या हों, समान हो। मतलब ये जो एक की विमा होगी और इसकी विमा होगी, दोनों की विमा कैसी होनी चाहिए, बराबर, तभी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है, एक की विमा v स्क्वायर की विमा के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए इसी के नीचे हम c स्क्वायर लिख दिए ये। अब यहाँ बराबर कैसी हो गया देखना, यदि मैं एक की विमा लिखूँ तो ये तो विमाहीन होता है, इसका हो जाएगा m0 L0 और T0। ये किसकी विमा हो गई, किसकी विमा हो गई, एक की। ये किसकी विमा हो गई, एक की। अब ये v की विमा क्या हो जाएगी, ये v की विमा होगी LT-1 और इसका क्या है, स्क्वायर। ठीक, इसको जीरो करने के लिए क्या करना चाहिए, इतने का ही इसमें क्या कर दें, भाग कर दें, LT-1 और इसकी घात क्या कर दूं, 2। तो ये सब कट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यही v स्क्वायर के नीचे ही क्या आ जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा। तब ये दोनों कट के कितना हो जाएंगे, 1। v स्क्वायर की विमा और c स्क्वायर की विमा क्या होगी, बराबर, और कटेगी तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1। माने ये भी विमाहीन, ये भी विमाहीन, दोनों को क्या बनाना है, विमाहीन बनाना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये लिख देना, एक की विमा v स्क्वायर की विमा के बराबर होगी, है ना। अतः सही संबंध ये होगा, बटे में क्या लिख दोगे, c स्क्वायर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, विमीय विश्लेषण की सीमाएं, मतलब विमीय विश्लेषण से क्या नहीं कर सकते। सीमाओं का मतलब कमियां हैं, सीमाओं का मतलब क्या समझना है, कमियां। तो देखो इसमें विमाहीन नियतांकों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। भौतिक संबंध हम ज्ञात किए थे, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक पद होने पर भौतिक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। एक से अधिक पद का मतलब जैसे s = मैं लिख दूँ ut और प्लस लिख दूँ हाफ at²। इसमें कितने पद हैं, 2 पद। ये प्लस माइनस के बाद जो लिखे जाते हैं पद कहलाते हैं। जैसे एक पद ये कहलाया, फिर प्लस के बाद ये लिखा तो दूसरा पद ये कहलाया। अब इसको बोल दिया कि इसको विमा विधि से ज्ञात करिए, तो इसको विमीय विधि से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो जिसमें अधिक पद हों उनको विमीय विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर ये है समान विमा वाली भौतिक राशियों में विभेद नहीं किया जा सकता। जैसे मैं लिख दूं LT-1, ये किसकी विमा है, और चाल की किसकी है, चाल की वेग की, दोनों की वही है। तो ये बता सकते हो कि ये चाल है कि वेग है, अंतर नहीं कर सकते हो। तो दोनों का बीमा तो समान है, तो बीमा से हम ये नहीं जान सकते कि ये चाल की बीमा है कि वेग की। इसमें आप दोनों की बोल दोगे, सर ये चाल की भी है और वेग की भी है। ठीक है, तो यहीं पर बोल रहा है कि समान बीमा वाली भौतिक राशियों में अंतर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, इससे हमको अदिश और सदिश का पता नहीं चलता है कि कौन सी राशि दिशा वाली है और कौन सी राशि बिना दिशा वाली। सदिश अदिश अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और त्रिकोणमिति एवं लघु गुणक युक्त संबंधों को स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि मैं लिखूं कि tan थीटा बराबर, अरे यार यहाँ पर लिख लेता हूँ, मान लीजिए ये लिख दिया कि tan थीटा बराबर v, इसको विमीय विधि से स्थापित करिए। तो इसको हम विमीय विधि से स्थापित नहीं करते। ये जो tan थीटा है ये कौन सा फलन कहला गया, त्रिकोणमिति। तो जिसमें त्रिकोणमिति वाले फलन हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उनको हम इससे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पर विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग माने इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। पिछली बार हम ये था कि क्या क्या नहीं कर सकते, विमा माने कमियाँ। तो क्या क्या कर सकते हैं, भौतिक संबंधों के समीकरणों की वैधता की जाँच कर सकते हैं हम।
वैधता का मतलब वही है, हम देखे थे ना कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो इस सूत्र को हम लिखे थे LHS बराबर RHS लिखे थे। इसकी जांच कर सकते हैं कि सूत्र सही है कि गलत है। अच्छा। वैधता का मतलब सही गलत का पता लगाना सूत्र का, ठीक है। फिर विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। मैं एक निकलवाया था ना T बराबर K√L/G, इनमें संबंध निकला था। और एक निकलवाया था F बराबर mv²/r, विधि से निकलवाया था, ठीक है। तो भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। हाँ, एक देख दे एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। जैसे मैं निकलवाया था 1 न्यूटन का मान डाइन में, तो आप लोग निकाले थे 10⁵ डाइन। फिर निकाला था 1 जूल का मान, तो निकाले थे 10⁵ अर्ग। तो जो जूल है एसआई मात्रक था, अर्ग था CGS मात्रक। तो एक तभी ना जानेंगे, यदि मैं लिख दिया 1 और 100 तो क्या जानेंगे कि कौन मीटर में है कौन सेंटीमीटर, बताना पड़ेगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो मात्रक लिखना जरूरी है, ठीक है। इसमें अचरों की बीमा भी ज्ञात कर सकते हैं, जो नियतांक होते हैं उनकी बीमा भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी भौतिक राशि का मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये इसके क्या। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मापन से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। तो हम मापन क्यों करते हैं? किसी ज्ञात भौतिक राशि से अज्ञात भौतिक राशि की तुलना करना। जैसे ये इतना बड़ा डंडा है, मेरे पास ये 30 सेंटीमीटर की स्केल है, तो स्केल जो क्या कहला गई, ज्ञात, और ये जो डंडा है वो क्या कहला गया, अज्ञात। तो ज्ञात का अज्ञात से क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। जैसे आप सामान खरीदने जाते हो तो पहले जो है जो दुकानदार है वो एक साइड बाट रखेगा, तराजू भी है यदि उसके पास तो क्या रखेगा, बाट, माने एक साइड ज्ञात रखता है और एक साइड जिस चीज़ को तौलता है वो क्या होती है, अज्ञात, उसकी तुलना कर देते हैं, तो क्या कहलाता है, मापन। तो मापन से हमको पता क्या चलता है, इससे हमको परिमाणात्मक ज्ञान का पता चलता है कि यार जो चीज़ हम लाए हैं वो उसका मान कितना है। जैसे मान के चलो आप जो है एक छड़ी ले आए 1 हाथ की, अब 1 हाथ की उसमें जानना चाहते हैं कि कितना सेंटीमीटर, तो उसका मान जानना चाहते हैं। कोई आपके यहाँ बाल्टी में पानी भर दिया, आप जानना चाहते हैं कि इसमें पानी कितना है, तो नापोगे तब ना पता चलेगा कि 5 लीटर है 6 लीटर। तो हम किसके लिए क्या करते हैं, परिमाणात्मक ज्ञान के लिए, भौतिक समीकरणों के गणितीय सत्यापन के लिए, ठीक है। कभी कभी कोई समीकरण है उसमें हम मान रख करके हल करना चाहते हैं। जैसे हम पढ़ लिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय है, ये सूत्र होता है। अब इसको हल करना है कि चाल कितनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले दूरी नापेंगे कि हम दूरी चले 20 मीटर, कितने, फिर समय नापेंगे कि 20 मीटर चलने में हमको कितना लगा, 5 सेकेंड, तो 20/5 करोगे तो 4 मीटर प्रति सेकेंड उसकी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। तो इस तरह से हम कोई भी गणित के सत्यापन कर लेते हैं समीकरणों की, ठीक है। दैनिक जीवन को सरल बनाने के लिए अब कल्पना करो कि मापन न होता तो तुम्हारा जीवन कैसे होता। शर्टें पैंट सिलाने जाते हो तो दर्जी तो सिला ना पाता, नापता नहीं तो नापे के ना बनाता है। घर बनाते हैं, ये कापी किताब बनाते हैं, सोचते हैं कि इतनी बड़ी कापी है तो मैं झोला कितना बड़ा बनाऊं, नाप के ना बनाता होगा। झोला अलग अलग रहता है कि यार पहली क्लास का झोला ऐसा रहेगा, 12वीं क्लास का ऐसा। हर चीज़ में क्या होता है, मापन होता है, ठीक है। तो मापन न होता तो दैनिक जीवन जो है सरल न होता, ठीक है। यहाँ तक कि आर्मी में भर्ती होने जाते हो तो आपका वजन नापता है, लंबाई नापता है, दौड़ नापता है कि कितना नाप लेते हो, गोला कितना फेंकते हो, सारा कुछ नापता है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो ये जो मापन होता है ये भौतिक जीवन हमारे जीवन को क्या बनाता है, सरल बनाता है। यहाँ क्या है, मात्रकों की विशेषताएं या शर्तें, ठीक है। तो मात्रक की विशेषताएं कैसी होनी चाहिए, उचित आकार का होना चाहिए, मात्रक ना छोटा हो और ना बड़ा हो, ठीक है। सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित का मतलब ये है कि 1 किलोग्राम है तो वो 1 किलोग्राम क्या है ये पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि गांव उसका मान बदल जाए, है ना, वो बोले कि नहीं मैं 1 किलोग्राम मनबे ना करूँगा तुम्हारा वाला ये, ठीक है। तो उसका आकार कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए कि इसी को हम 1 किलो, फिक्स। जैसे हम भारत में नाप तौल विभाग है तो उसके पास यदि झगड़ा हो गया कि नहीं इसका वाला 1 किलो गड़बड़ है, मेरा वाला सही है, मैं गया इसके साथ तो मैं इससे सामान लाया, फिर मैं इसके यहाँ गया, यार मेरा सामान ये तौल दो, तो बोले यार कम तौला है, तो बोलता नहीं ये तो बाजार से मैं लाया हूँ 1 किलोग्राम, तुम भी बोलते मेरा भी सही है। अब झगड़ा हो गया तब मैं कहाँ जाऊँगा, नाप तौल में, तो बताएगा कि भैया ये है 1 किलो, अब जिसका इसमें सही हो जाएगा वही मान लेगा,
ठीक है, तो इस तरह से कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित हो जाना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, बाजार में मिल जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम उसको लेने के लिए दिल्ली बम्बई जाए तो यहाँ तौले ना पाएंगे, इससे अच्छा वो ऐसे छोड़ देगा। आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए कि आज हम ये मीटर समझ रहे हैं, आगे ज़माने में कुछ और समझने लगे कि हाँ हमारे पापा जी तो इतना बड़ा मीटर लेते थे, हमारे ज़माने में और बड़ा हो गया है। ठीक है, तो समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। दूसरा, सर्वमान्य होना चाहिए, अकेले नहीं बना लेना चाहिए कि यहाँ हमारा वाला मीटर मानो, हम तो तुम्हारा वाला मानबे ना करेंगे। तो सब लोग बैठो, समझो, बोलो कि यही वाला हम क्या करेंगे, मीटर को मानेंगे। तो कैसा होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। बात करते हैं एसआई मात्रकों से लाभ क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं लाभ। सुसंगत, सभी मात्रकों को गुणा व भाग करके प्राप्त किया जा सकता है। माने ये कैसा होता है, सुसंगत होता है। जितने भी मात्रक हैं उनको आसानी से हम गुणा भाग करके छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं बोला कि मेरे पास एक 50 मीटर की छड़ है, इस छड़ को काट काट करके और 4 लड़कों को बांटना है, तो मैं इसमें 4 का क्या करूं, भाग कर दूं, है ना। जो भी भाग आया, मान लो 12.5 आया, तो 12.5 ये इसको हम बोलेंगे कि ये कैसा होता है, सुसंगत होता है। मतलब हम भाग करके, गुणा करके, जोड़ करके, घटा करके हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बोले यार नहीं, राधा के पास जो है ये 3 मीटर का डंडा था और जो है मोहन के पास 4 मीटर का डंडा था, अब कुल डंडा कितना है तो जोड़ दो, तो डंडा है ना, तो इसको आसानी से जोड़ लिए, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सुसंगत बोलेंगे। ठीक है। दूसरा, ये कैसा होना चाहिए, युक्ति संगत, माने कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। एक भौतिक राशि के लिए सिर्फ एक मात्रक होता है। गांव में जैसा है, किसी का नाम वही, उसी का नाम भूरी है, उसी का नाम जो है कोई राधा रानी है, कि जो नानी है उसका नाम चरकी रख ली, कोई ऐसे करके बहुत सारा नाम रख लेते हैं। अब कोई ऐसे बुलाता है तो कन्फ्यूजन में रहता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति का एक नाम होना चाहिए। अब जैसे ये टीवी है, तो इसको टीवी ही बोलना है, एक ही नाम। अब वहाँ जाके कुछ और बोले, वहाँ जाके कुछ और बोले, तो समझे ना पाएगा कि यार ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा आसान है, ये युक्ति संगत है, क्योंकि एक भौतिक राशि के लिए कैसा मात्रक होता है, एक ही मात्रक होता है। दार्शनिक प्रणाली से गणना करना आसान होता है। दार्शनिक प्रणाली यही होती है जब हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये संख्या से हम संख्या बनाते हैं, तो इसको हम कौन सी प्रणाली कहते हैं, दार्शनिक। क्योंकि इसमें 10 अंक होते हैं, 0 से 9 तक कितने होते हैं, 10 अंक। अब पूरी दुनिया में 10 अंक का प्रयोग होता है। अब मैं ऐसे लिख दूं कि यहाँ ये इसका गुणा और इससे करो, ये इससे, तो ये कितना हुआ, रोमन गिनती से 3, और ये रोमन वाली ये प्रणाली है, और ये कितना हुआ 4। अब मुझे 12 लिखना, मैं सोचता हूँ यार 12 क्या है, रोमन वाले जानेंगे यार, पूरी दुनिया वाले थोड़ी जानेंगे। तो ऐसी प्रणाली करें जो पूरी दुनिया में प्रचलित है। तो ये किस पर आधारित होती है, दार्शनिक प्रणाली पर आधारित होती है, इसलिए आसान होती है गणना करने में। प्रायोगिक और कैसी होती है, सैद्धांतिक। जितने भी प्रयोग होते हैं, है ना, या कोई हम बनाते हैं कि चलो ये पंखा ही बना, ये ट्यूबलाइट बना, ये टीवी बनी, कंप्यूटर बना, मोबाइल बना, ये सारी चीज़ को जब हम बनाते हैं तो पहले प्रयोग करते हैं। तो उनका प्रयोग का जो भी है, हम किससे उसका नाप जो किससे करते हैं, एसआई मात्रकों का उपयोग करके करते हैं। ठीक है, तो जितने भी इंजीनियर होते हैं, तकनीशियन होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं, वो इस प्रणाली का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और इससे करेंगे तो पूरी दुनिया में फैली है, इनका जो भी खोज करेंगे पूरी दुनिया को पता चलेगा कि हम क्या खोजें। नहीं अपने भर खोज लेंगे तो कैसे पता चलेगा। ठीक, हाँ, तो देखो इसमें अगला है सार्थक अंक से क्या आशय है। तो सार्थक अंक पहले पढ़ चुके हो, किसी भौतिक राशि के मापन में विश्वसनीय अंक और प्रथम अनिश्चित अंक, ये भी बोल सकते हो, निश्चित अंक और प्रथम अनिश्चित अंकों की संख्या को क्या कहते हैं, सार्थक अंक। अनिश्चित अंक जो लास्ट वाला अंक होता है वो क्या कहलाता है, अनिश्चित। जैसे मैं 3, 4, 5, 6 ये लिख दिया, तो ये क्या कहलाएंगे, निश्चित, और ये वाला क्या कहलाएगा, अनिश्चित, क्योंकि इसके आगे और भी संख्या हो सकती है ना, मापन में और भी संख्या हो सकती है। तो इस तरह से निश्चित और अनिश्चित अंकों की संख्या को क्या कहा जाता है, सार्थक अंक कहा जाता है। और ये बीमी समघातता का सिद्धांत पहले पढ़ चुके हो। किसी भी भौतिक राशि को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब दोनों पक्षों में और सभी पदों में बीमा क्या हो, समान हो। ठीक है, अब 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन ये है
कि इसमें जो ये सवाल दिया है इसमें हमको ए की बीमा ज्ञात करना है और किसकी बीमा ज्ञात करना है, बी की। तो अभी हम बीमी समघातता से पढ़े हैं कि किसी भी भौतिक राशि को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है उसकी जब उसकी बीमा क्या हो, समान हो। तो देखो यहाँ पर पी की बीमा और ए प्लस वी स्क्वायर की बीमा क्या होनी चाहिए, समान, क्योंकि तभी तो जुड़ा है ना। तो देखो यहाँ पर लिख दिया हूँ, ये क्या लिखा हूँ, पी की बीमा और साथ में क्या लिखा हूँ, ए अपॉन वी स्क्वायर की बीमा। किससे लिख दिया हूँ, बीमी समघातता के सिद्धांत से। अब इसको हल करके देखते हैं। देखो यहाँ पर जो P है, दाब है, दाब की बीमा क्या होती है, ml-1 t-2, ये लिख दिए। ए की तो निकालना है तो ए को वैसे रख देंगे। और इसके बाद यहाँ पर ये है क्या, आयतन, भी माने क्या होता है, आयतन, और आयतन का होता है क्या, L3। ठीक है, इसमें स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ क्या लगा दिए, स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो कैसा आ जाएगा, इसमें गुणा करो 2 तिहाई 6 और यहाँ जाएगा -1 है, यहाँ तिर्यक होके गया तो 6 में 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, -1 है ना, तो 6 में -1 करोगे तो कितना आएगा, 5। तो इस तरह से इसका जो ए का मान है वो हो जाएगा ml5t-2। अब दूसरा वाला बीमा निकालते हैं। दूसरा वाला जो वी की बीमा होगी वो किसके बराबर होगी, बी के। तो अगला यहाँ लिख देते हैं। अगले लाइन में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वी की बीमा बराबर बी की बीमा। तो वी माने आयतन है, आयतन की बीमा क्या होती है, L3, तो यहाँ बी आ जाएगा। ठीक है, इसे बता देता हूँ। यहाँ देखो किसी वस्तु का द्रव्यमान 5.74 ग्राम है, आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके घनत्व को उचित सार्थक अंकों में व्यक्त करिए। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मान ये रख दिया, आयतन का मान ये रख दिया, इसको भाग करा तो 4.7833 आया। अब इसका उत्तर किस में देना है, सार्थक अंक में। तो इन दोनों में देखो सार्थक अंक किसमें कम है, इसमें कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं, 2। अपना उत्तर जिसमें सब कम सार्थक अंक होंगे उतने में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनको हटाएंगे, 3 को हटाएंगे, क्या ये बढ़ेगा, फिर इस 3 को हटाएंगे, क्या ये बढ़ेगा, लेकिन 8 को हटाएंगे, 5 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4.8। तो 2 अंक तक इसको लाना है, क्योंकि कम से कम सार्थक अंक कितने हैं, तो क्लियर हो गया। सर जैसे मान लीजिए कुछ भी अभी तो एक आगे बढ़ चलें तो आगे देख लेते हैं। 12वां है भौतिक संबंध 1/2 mv²। mgh के सत्यता की जांच करिए, वैधता की जांच करिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक बार LHS की बीमा लिखते हैं और एक बार RHS की बीमा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा, LHS में क्या, 1/2 mv² की बीमा, ये लिख दिया। फिर बराबर लगाया, 1/2 की तो कोई बीमा नहीं होती इसलिए 1/2 नहीं लिखे। M की बीमा क्या हो गई, देख लो यहाँ M, ठीक है, हाँ। और ये V की बीमा क्या होती है, LT-1, इसमें स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया। अब देखो इसको मिला के लिखते हैं, ये क्या लिख दिए, M, और यहाँ L² क्यों हो गया, क्योंकि बाहर क्या है, 2 अंदर चला जाएगा। इसी तरह इसका भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब अगला RHS में निकालते mgh। तो M की मैं लिख दिया क्या, M, G माने होता है त्वरण, तो क्या हो जाएगा, LT-2, और H का मतलब क्या होता है, लंबाई, तो L हो गया। अब इसको हल करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, M, यहाँ पर ये L और L मिलके क्या हो जाएगा, L², और क्या बचा, T-2। देखो दोनों का मान बराबर आ गया, LHS बराबर RHS, माने दिया गया भौतिक संबंध कैसा है, सत्य। ठीक है, अगला 13 नंबर का देखते हैं यार। 13 नंबर के प्रश्न में देखो यहाँ पर v² - u² बराबर कितना है, 2as। तो यहाँ पर LHS में क्या हो गया, v² - u² की बीमा। तो v माने क्या है, वेग, तो LT-1 और यहाँ पर ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। ठीक, ये किसकी हो गई, इसकी, v² की। और u भी क्या होता है, वेग ही होता है, ये भी क्या हो गया, LT-1 का स्क्वायर, हाँ, और वो अंतिम। अब स्क्वायर को अंदर जाने दोगे तो क्या हो जाएगा, ये L² और क्या हो जाएगा, T-2। ये स्क्वायर का दोनों में गुणा होगा, इसमें भी और इसमें। ठीक, यहाँ देख लो, अब यहाँ भी इसी तरह से हो जाएगा। अब इसको घटा के शून्य नहीं कर देना है, ये सिर्फ बीमा लिखना है, ये इतने तक करके छोड़ देना है। फिर RHS में क्या है, ये 2as, तो ये 2 का तो कोई बीमा नहीं होता, ये माने त्वरण है तो क्या हो गया,
LT माइनस 2, S माने विस्थापन है तो क्या हो गया L, इसका क्या बना L2T माइनस 2। यहाँ पर देखो ये वाला और ये वाला सभी पद मिल रहे हैं, यस सर। पद मिलाना है, ठीक है, क्योंकि बीमी समघातता का सिद्धांत करता है कि सभी पदों में और सभी पक्षों में बीमा समान होनी चाहिए। तो इसके ये सभी पदों में बीमा समान है, इसमें और इसमें सब समान है, इसलिए भौतिक संबंध कैसा है, सत्य है। ध्यान से देखना, ये है SI मात्रक पद्धति के सभी मूल राशियों उनके मात्रक लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए टेबल बनाए हैं, यहाँ पर मूलभूत भौतिक राशि ये मात्रक हो गया और इसका क्या हो गया संकेत। तो लंबाई का मात्रक मीटर, लिखते किससे हैं, स्मॉल एन से, है ना। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, स्मॉल के स्मॉल जी। समय का मात्रक सेकेंड, स्मॉल एस। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और कैपिटल ए साइंटिस्ट का नाम है। फिर ताप का मात्रक केल्विन को किससे लिखेंगे, कैपिटल के से। पदार्थ की मात्रा का क्या हो गया मोल, और मोल का क्या होता है MOL। इस तरह से हम इसका पूरा टेबल बना देंगे, ये टेबल अक्सर आती रहती है। तो टेबल बनाने के लिए आती है। हाँ, अब इसमें जो 7वां है वो क्या है, ज्योति तीव्रता। इसका क्या होता है कैंडला, और इसको किससे दर्शाते हैं CD से। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न है सरल लोलक का आवर्तकाल या दोलन काल भी लिख सकता है, क्या है T। इसकी प्रभावकारी लंबाई L, गोलक का द्रव्यमान M, गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो विमी विधि से दोलन काल या आवर्त काल का सूत्र स्थापित करो, ठीक है। ये कर चुके हो, और दोलन में समझा चुका हूँ कि एक मान लो यहाँ पर कोई सपोर्ट है, एक धागा है, और इसमें हम एक इस तरह से लटका दिए हैं, तो इसको बोलते हैं गोलक। और ये पूरा सिस्टम कहलाता है लोलक। लोलक और गोलक में फ़र्क समझो, गोलक सिर्फ ये है और पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, लोलक, पेंडुलम। तो इसकी ये लंबाई होती है, इसका कुछ द्रव्यमान होता है, फिर इधर उधर ये जाएगा, तो इसका कुछ क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। जो धरती खींचती है वो उसका क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर ये T लिख दिया, देख लेना, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या लिख दिया है, द्रव्यमान, कोई भी आगे पिछले लिख सकते हो। इसकी घात कितनी हो गई, x। फिर यहाँ पर L भी है, L पर निर्भर करता है, तो L की घात क्या हो गई, y। और यहाँ पर G भी है, G की घात कितनी हो गई, z। और कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे आप L भी पहले लिख सकते हो, G भी पहले लिख सकते हो, तीनों को लिखना है। और एक घात किसी को भी x देना है, किसी को y देना है, किसी को z देना है। ये लाइन क्लियर हो गई। अब अगले स्टेप में आप जाओगे तो ये बड़ा समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या लग जाएगा, बराबर। आए कारण को हटाया। क्या लिखा है T के बाद बताओ। जैसे मान ली A है तो यहाँ पर बराबर की है, तो ये अल्फा है, A नहीं है, और इस अल्फा को समानुपाती पढ़ते हैं। जब इसको हटाओगे तो बराबर लग जाएगा, और उसके साथ में एक नीतांक आ जाता है K। जब ये आ जाए तो दोनों तरफ की हमको क्या लेना है, बीमा। जैसे यहाँ क्या लिखा है T, तो आगे क्या लिख दिया, T की बीमा। फिर यहाँ ये जो जितना लिखा है ये सब की क्या हो गई, बीमा। अब बीमा देखते हैं तो देखना, T की बीमा होती है M0 L0 T1, ठीक, ये इसकी बीमा हो गई, देख रहे हो अच्छे से। अब K की कोई बीमा नहीं है, और उसकी कमी भी है, उसमें लिखा है एक पॉइंट में, जब कमियाँ पढ़ रहे थे, ये नीतांकों की बीमा नहीं बता सकता, इसलिए हमको K की बीमा पता नहीं है। अब आगे चलते हैं, ये क्या लिखा है, M, तो M की बीमा कितनी हो गई, M। इसका जो घात है कितना है, x। यहाँ m की घात क्या लगा देना, x, ठीक। अच्छे से देखते जाना। ये क्या लिखा है, l। l का बीमा क्या होता है, कैपिटल L। इसकी घात कितनी है, y, तो यहाँ क्या लिख दिए, y। फिर यहाँ g माने त्वरण, त्वरण का क्या होता है, LT माइनस 2, और इसका क्या हो गया, z। अब यहाँ का पूरा ऐसे उतार देना, इधर का कुछ काम नहीं है। आगे के स्टेप में देखो, ये जो कोष्टक के भीतर घात है उसको अंदर ले जाना। इसको अंदर ले जाएंगे तो m की घात कितनी हो गई, x। इसको अंदर ले जाएंगे तो l की घात कितनी हो गई, y। इसको अंदर ले जाएंगे तो दोनों में जाएगा, क्योंकि ये कोष्टक दोनों है ना, दोनों अंदर है कोष्टक के अंदर। तो यहाँ ये l के साथ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, l की घात z। और ये z इसके साथ भी, 2 के साथ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2z माइनस 2z। माइनस 2 तो लिखा ही था, z और आ जाएगा, ठीक, इस तरह से आ जाएगा। फिर ये सारे कोष्टक हटाना है, एक कोष्टक लगाना है। तो ये देखो m की घात x, और कहीं है क्या, नहीं है, तो पूरा उसी तरह से उतार दिए। फिर यहाँ l की घात देखो, ये क्या है, y और z, दो जगह है ना l की घात, तो इकट्ठा एक बार l लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे y प्लस z।
क्योंकि यदि आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक, उस नियम से इसको कर लेंगे। अब फिर क्या बचा, t-2z, तो t-2z लिख लिए। जब ये एक कोष्ठक हो जाए तो हमको क्या करना है, विमाओं की तुलना। विमाओं की तुलना में बड़ा कन्फ्यूजन सर, ध्यान रखना। पहले हमको ये ढूंढना है कि mm कहाँ है, ये mm हो गया। फिर इसकी घात को देखना है, इसमें घात क्या लिखा है x, और इसमें क्या घात लिखा 0, इसलिए यहाँ x बराबर कितना हो गया 0। अब LL देखो, यहाँ पर L है, यहाँ पर L है, इसकी घात कितनी है y प्लस जेड, इसकी घात कितनी है 0, इसलिए y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, घातों को देखना है। अब t का देखो, ये t है, ये t है, इसकी घात बताओ -2z, इसकी घात बताओ t की 1, तो -2z बराबर कितना हो गया 1। अब यहाँ हल करेंगे तो यहाँ से यदि हम z निकालेंगे ये वाला मान, तो क्या आ जाएगा यार, हल करके बताओ। पक्षांतर कर दोगे इसमें तो ये हो जाएगा z बराबर, नहीं माइनस कहाँ जाएगा, -1/2। तो देखो z का मान कितना आ गया यहाँ, -1/2। अब इसी z के मान को यहाँ पर रखेंगे, ये वाले में z की जगह, तो ये माइनस में है, पक्षांतर कर दोगे तो ये y का मान आ जाएगा, और किस में आ जाएगा, प्लस में, तो ये y बराबर 1/2 हो गया। इस तरह से इसको हल करेंगे। अब जो x y z का मान आ गया है समीकरण 1 में रखना, ये देख लो समीकरण 1, इसको देखना है, और साथ में ये x y z का मान देखना है, इतना आपको करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हूँ, लेकिन आप अब अभी मान रख के बताता हूँ। यहाँ क्या लिखा है, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है t लिख दिया, फिर बराबर क्या लिखा है k, तो यहाँ पर क्या लिख दिया k, फिर क्या लिखा है यहाँ देखो m, तो यहाँ क्या लिख दिया m, फिर m के ऊपर क्या लिखा है x, तो x का मान यहाँ से उठाओ और m के यहाँ पर लगा दो 0। फिर यहाँ पर क्या लिखा है l, तो यहाँ पर क्या लिखोगे l, फिर l के साथ क्या लिखा है y, ये y का मान कितना है 1/2, तो यहाँ l की घात कितनी हो गई 1/2। फिर क्या लिखा है यहाँ पर g, तो यहाँ पर क्या लिख दिए g की घात z है, और z का मान कितना है -1/2, तो यहाँ कर दिए -1/2। ठीक है, अब t बराबर यहाँ पर k लिख देंगे, ये जो m की घात 0 है ना, इसका मान 1 हो जाएगा, तो उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर सिर्फ क्या लिखेंगे l, और इसकी घात कितनी है 1/2, और बटे में ये जो g है ये माइनस में है घात, तो इसको कहाँ लिख देना है नीचे, तो एक इसमें हो जाएगा प्लस में। यहाँ पर गड़बड़ करते थे आप लोग, अभी किए तो ध्यान रखना, ऐसे ऐसे करेंगे। फिर इसके बाद आगे यदि हम करेंगे तो मैं क्या लिख दूँ k, और ये l, और बटे में क्या हो गया g, दोनों की घात तो 1/2 है, तो इसकी घात को अब हम क्या कर दें, इकट्ठा कर दें ऐसा 1/2, और यदि 1/2 हटा दोगे तो t बराबर क्या हो जाएगा k, और ये l/g तो है ही, ये 1/2 का मतलब रूट होता है, तो ये हो जाएगा l/g। इस तरह से इसको सवाल करना है। सर उस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं ना, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर जैसा वो चाहते हैं रूट में लगाकर वैसा लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये अगला क्वेश्चन है, 1 जूल कार्य को विमी विधि से अर्ग में परिवर्तित करिए। हाँ, आप उस दिन नहीं थे। तो यहाँ देखो, यहाँ पर किसकी बात करता है, कार्य। तो सबसे पहले कार्य की बीमा लिख देना है। कार्य माने W की बीमा, मतलब किसकी बीमा, कार्य की। तो क्या होती है mL2T-2, ये कार्य की बीमा लिख दिए। अच्छा, अब इसमें कितना दिया है 1 जूल, तो यहाँ N1 का मान कितना होगा 1, और जो घात है ना, जैसे यहाँ m लिखा है, m के ऊपर क्या लिखा होगा 1, तो a का मान कितना हो जाएगा 1। फिर ये b बराबर कितना लिखा हूँ 2, कहाँ से आ गया l की घात, l की घात को क्या मान लेना है b, और c जो लिखा है वो किसकी घात हो जाएगी t। तो इस तरह सबसे पहले n1 का मान, a का मान, b का मान और c का मान। n1 माने जो यहाँ पर संख्या, यदि यहाँ 100 जूल लिखा होता तो n का मान कितना, n1 का मान हो जाता 100। यहाँ 1 लिखा है तो n1 का मान कितना हो गया 1, n1 का मतलब नंबर कितना दिया। फिर ये जो ए बी सी है, ये इनके जो घात लगी होगी ना, इनकी घात को लिखना है। m की घात को a से, b की l की घात को b से, और c की घात को d से, वो क्या कहते हैं t की घात को c से दर्शाएं। ठीक, ये लिख लिए। अब ये सूत्र होता है, इस सूत्र को देख लो, ये हाँ n2 बराबर n1,
फिर ब्रैकेट में m1 अपॉन m2 इसकी घात a है, l1 अपॉन l2 इसकी घात b है, t1 अपॉन t2 इसकी घात क्या है c। ये सूत्र है। अब सूत्र में मान रखते हैं, देखना n2 की जगह क्या रख दिया हूँ n, n1 की जगह क्या है 1, ये लिखा ना n1 का मान, ये लिख दिया। ठीक है, क्या समझ में नहीं आया बताओ। चलो अब आगे देखते हैं। इसमें n1 का मान कितना है 1। अब ये देखो पहली पद्धति SI थी, जूल माने SI पद्धति का है, और अर्ग मतलब होता है सीजेस। तो SI में जो मान होता है m1 का मान क्या कहलाएगा किलोग्राम, और CGS में वही क्या चीज़ हो जाता है ग्राम में। तो यहाँ m1 अपॉन m2 लिखा है, तो m1 को क्या मान लोगे किलोग्राम, और m2 को क्या मान लोगे ग्राम। ठीक, इसी तरह से दूसरा देखो, अब ये L1 को क्या मानोगे मीटर, SI मात्रा को ऊपर लिखना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दिया हूँ मीटर, और L2 को क्या लिख दिया हूँ सेंटीमीटर। इसी तरह T1 जो है ये SI मात्रक में क्या होता है सेकेंड, और CGS में भी क्या होता है सेकेंड। इस तरह से दोनों मात्रक लिखना है, एक बार ऊपर लिखना है SI का मात्रक और नीचे क्या लिख देना है CGS मात्रक। अब और भी करें हैं, यहाँ A लिखा है ना सूत्र में, तो A की जगह पर क्या हो गया 1, A का मान 1 है ना ये। फिर यहाँ क्या लिखा है B का मान कितना है 2, तो यहाँ क्या लिख दिए 2। C का मान कितना है -2, तो यहाँ C की जगह क्या लिख दिए -2 यहाँ पर। ठीक है, अगले स्टेप में इसी स्टेप को समझना। अब इसमें देखो अगले स्टेप में 1 को 1 लिख दिया। अब ये जो किलोग्राम है इसको किस में बदलना पड़ेगा ग्राम में। मतलब किसी का जोड़ना घटाना गुणा भाग तभी हो सकता है जब उनकी राशियाँ समान हो। ठीक है, तो यहाँ पर किलोग्राम को किस में बदलना पड़ेगा ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000। तो 1000 को क्या लिखते हैं 10 की घात 3, और यहाँ पर अब क्या लिखा है ग्राम की किलोग्राम ग्राम, मतलब इस किलोग्राम को किस में बदल दिए हैं ग्राम में। इसी तरह ये मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर को घात में कैसे लिखोगे 10 की घात 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये तो पहले से यस में है तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये ग्राम इस ग्राम से कट जाएगा, ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से कट जाएगा, ये सेकेंड इस सेकेंड से कट जाएगा। यहाँ क्या बचा 10 की घात 3, यहाँ क्या बचा 10 की घात 2, और इसके घात में भी क्या बचा 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4। तो 10 की घात यहाँ 3 और यहाँ 10 की घात कुल मिला के कितनी हो गई 4, तो 3 और 4 जुड़ के क्या हो गया 10 की घात 7। और ये जो एस कटा है इसकी घात 1 है। 1 की घात चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो चाहे शून्य हो, उसका मान 1 ही होता है। ये -2 है, हाँ तो चलो मैं कर देता हूँ। 1 की घात कितनी हो गई -2। अब इसको हल करना है तो इसको माइनस हटाने के लिए कहाँ ले जाएंगे बटे में, तो 1 की घात कितनी हो जाएगी 2, ये माइनस था तो प्लस में हो गया। अब यहाँ 1 की घात का 1 का वर्ग कितना होता है 1 में 1 का भाग करो कितना आएगा, इसलिए यहाँ पर उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना हो गया 10 की घात 7 अर्ग हो गया। क्लियर हो गया।